नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सवाल बनता दिख रहा है। आज भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। आपको बता दें, अब 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची इस प्रकार से है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा। और छत्तीसगढ़ के लिए वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम। तो दिल्ली में लगातार आपको बता दें, दिसंबर 3 से जब से नतीजे आए हैं, बैठकों का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री निवास पर भी गृह मंत्री की बैठक जो हुई है 3 बारी हुई है। और राज्य पार्टी महासचिवों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कई मुलाकातें हुई हैं। उधर वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में बनी रही थी। जेपी नड्डा से मिली कल वो तस्वीरें भी आई। और उसके बाद आपको बता दें, आज ये भी तस्वीरें आई हैं। अगर हम वो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा सकें तो राजस्थान के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने भी आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों का नाम 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद शर्मा और साथ ही गिरिजा शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। विनोद जी, पहला सवाल आप ही से है। आपका क्या आंकलन है, जो ये पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और जिस तरह से राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह जी राजपूत नेता हैं, हमारे इतने बड़े कद के कैबिनेट मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा उधर छत्तीसगढ़ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है, तो किस तरह से क्या आंकलन है आपका जो ये नाम सामने आए हैं? देखिए, मैं नामों में ज्यादा मतलब नहीं निकालता, क्योंकि बड़ा वार्तालाप जारी है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उनकी टॉप लीडरशिप के द्वारा। और कुछ लोग प्रांतों से भी आए हैं, उनसे बात करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया है। ये जो लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होती है, ये एक रिचुअल होता है, ये हर पार्टी इसको निभाती है। लेकिन नाम लगभग तय होते हैं और उन नामों पर चर्चा वहां पर करवाई जाती है लेजिस्लेचर से। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जब बड़ा फंसा हुआ इलेक्शन था, हर जगह मेजॉरिटी है, पार्टी के पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो जहां जहां नेतृत्व चाहेगा केंद्रीय नेतृत्व जिसको नियुक्त करना, वो कर पाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजा गया, क्योंकि हाल ही में वहां पर एक बड़ी भारी घटना हो गई है, जिसके चलते ये पार्टी शायद वहां के राजपूत समाज को ये जताना चाहती है कि वो उनको अहमियत देती है, उनकी विद्वता पे विश्वास रखती है। और मुझे लगता है कि ये एक सैल्यूटरी मूव है, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे। रही बात खट्टर साहब की और मुंडा साहब की, तो खट्टर साहब का मध्य प्रदेश से कोई सीधा सीधा संबंध तो है नहीं। ये बात अलग है कि खट्टर साहब जिस तरह से मुख्यमंत्री बने थे, वो जो समीकरण है वहां पर ज्यादातर वहां जाटों का ही मुख्यमंत्री होना तय होता था हरियाणा में, लेकिन उनको वो फर्स्ट नॉन जाट थे जिनको बनाया गया। तो हो सकता है ऐसा कोई सरप्राइजिंग चॉइस मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश हो, जिसके संकेत हैं ऑलरेडी। और मुंडा साहब तो हैं ही छत्तीसगढ़ के, और वो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो जाहिर है कि उनका जो वहां पर उनकी जो समझ है जमीन की, उस प्रांत की, वो उसको इस्तेमाल करना चाहेगा केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि फैसले हो चुके होंगे, अब ये सिर्फ रिचुअल है। तो शादी तय हो चुकी है, बस परफॉर्म हो रही है। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि फैसले लिए जा चुके हैं, लेकिन एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है। गिरिजा शंकर जी, आपका क्या असेसमेंट है? ये पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए हैं, क्या इससे संदेश जाता है जो नाम जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री निवास पर 3 दौर की बैठक हुई है गृह मंत्री के साथ, अब जेपी नड्डा की भी बैठक हुई है पर्यवेक्षकों के साथ। तो ये हो क्या रहा है पार्टी में? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है फैसले 2024 को देखते हुए लिए जाएंगे। आपका क्या असेसमेंट है सर? ये बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूं कि पार्टी ने तीनों प्रदेशों के लिए नाम तय कर दिए हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। और विधायकों से कोई राय शुमारी नहीं होती कि विधायकों से पूछा जाए, उनसे नाम लिया जाए।
ऐसा कुछ नहीं होता। और देखेंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में कोई औपचारिक दावेदारी किसी ने नहीं की है। जो नाम चल रहे हैं वो हम लोग अनुमान से वो नाम चला रहे हैं, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए या उनके सक्रियता को देखते हुए। लेकिन आमतौर पर विधायक दल की बैठक में जब पर्यवेक्षक आते हैं तो पर्यवेक्षक केवल राजदूत की भूमिका निभाते हैं हाईकमान की। वहां से नाम तय होता है, वो नाम का प्रस्ताव उस बैठक में रखा जाता है और उसके बाद उस पर एक सर्वसम्मति बना ली जाती है, उस नाम की घोषणा हो जाती है। जी, आपने जिस तरह से कहा कि कोई दावेदारी नहीं करा, लेकिन हमने देखा वसुंधरा राजे के दौरा रहा, वो दिल्ली में 2 दिन तक रहीं, फिर कल जेपी नड्डा से मुलाकात करके गई हैं। आज ये राजस्थान से खबर भी आई, जो सीपी जोशी हैं बीजेपी के नेता, वो भी जेपी नड्डा से मिलके गए। लेकिन हमने मध्य प्रदेश के दिग्गज जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनको नहीं देखा इस तरह से कि वो दिल्ली में आए हों, क्योंकि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात हो रही है। शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से उनका नाम भी इतना लेट अनाउंस हुआ था और वो जीत इतनी बड़ी पैमाने पर लेकर आए, एक बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। हालांकि किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी। ये अंतर दिख रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। नहीं, जाहिर है, वैसे तो अंतर ये है कि मध्य प्रदेश में रूलिंग पार्टी के रूप में बीजेपी है, उनकी अपनी सरकार है, उनका अपना मुख्यमंत्री है। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको सरकार नहीं बनानी है, नए मुख्यमंत्री उनको तय करने हैं। तो एक बुनियादी फर्क तो इन राज्यों में है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हलचल राजस्थान में है, वैसी कोई हलचल आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगी। और फिर ये हलचल रहे या न रहे, इससे हाईकमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विधायक दल की पर्यवेक्षकों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक विधायक दल के बैठक की का समय और दिन अभी तक तय नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद परसों वो बैठक हो, और आमतौर पर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक तय हो जाने के बाद वो आते हैं। विधायक दल की बैठक में जो नाम उनके पास होता है हाईकमांड का, उसको वो कुछ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, और उसके बाद यदि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो निवृत्तमान मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री का नाम प्रस्ताव करता है, या फिर कोई सीनियर लीडर जो है वो नाम का प्रस्ताव करते हैं, और उस प्रस्ताव पर आमतौर पर सर्वसम्मति बना ली जाती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। कह रहे हैं सर जी, जो आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ऐसा होता आया है। विनोद जी, मैं हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल से बात कर रही थी कुछ देर पहले। उनका ये एक तरह से कहना था, शायद जो ये तमाम बड़े दिग्गज नेता गए हैं, इनकी ये पूरी एक तरह से कोशिश होगी, या कहा गया होगा कि नामों का चयन हो गया है और जो ये 3 बड़े दिग्गज नेता हैं यही उन नामों को अनाउंस करें। तो ये बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने कही। तो आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को? ये 3 बड़े नेता कैसे अनाउंस करेंगे? ये तो ऑब्जर्वर हैं, प्रेक्षक हैं, ये कैसे अनाउंस कर देंगे? नहीं, जैसे उनका आशय ये था कि जैसे शायद वसुंधरा राजे से अनाउंस करवाएं या शिवराज जी से अनाउंस करवाएं। ये वो उनसे जैसे कि गिरिजा जी ने बताया कि उन लोगों से प्रपोज और सेकंड करवाया जाएगा जी। जो बड़े नेता होते हैं प्रांत के, और ये माना जाता है कि एक राय शायद ना बन पाए, और ये भी दिखाने के लिए कि एक राय बन गई है, तो जो नया नाम होगा वो राजस्थान का, अगर वसुंधरा जी का स्वयं का ना हुआ तो वो प्रपोज करेंगी या सेकंड करेंगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज जी प्रपोज करेंगे, सेकंड करेंगे अगर उनका नाम नहीं हुआ। उसी तरह से रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में प्रपोज करेंगे या सेकंड करेंगे अगर उनका नाम नहीं हुआ। तो देखिए, प्रथा यही है। अब नई प्रथा कोई भी पार्टी बनाना चाहे तो बात अलग है, लेकिन प्रेक्षकों के तरफ से अनाउंसमेंट कभी नहीं होता। प्रेक्षक का काम है वहां पर जाके सेंस ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस ले और आके केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करे, और उसके बाद यहां से निर्णय अनाउंस होगा दिल्ली से। बिल्कुल, और आप दोनों जुड़े और बात की एक नजरिया में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में देखना होगा कब ये बैठक होगी। और मुझे अब जानकारी मिल रही है कि अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक रविवार 10 दिसंबर को होगी। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम विधायक दल बैठक के लिए रायपुर जाएंगे, और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला होगा। और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक रविवार 10 तारीख को होने वाली है। अखिलेश हमें बताएंगे कुछ ही पलों में कि अब ये अनाउंस हो गया है कि छत्तीसगढ़ में तो 10 तारीख को मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, और परसों वहाँ पर ये पर्यवेक्षक, जो बड़े 3 दिग्गज पर्यवेक्षक हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रायपुर में ये बैठक होगी।
और वहाँ पे भी एक चुनौती है, जिस तरह से आदिवासियों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, कौन चयन किसका नाम लिया जा सकता है, ये अपने आप में अहम होगा और देखना होगा कि किसको यहाँ पर चेहरा नियुक्त करते हैं। जिस तरह से 2 वरिष्ठ हम पत्रकारों को सुन रहे थे, उनका यही कहना था जब प्रधानमंत्री निवास पर 3 दौर की बैठक हो जाए तो उसका मतलब है नामों का तो चयन हो चुका है। हालांकि जो मुहर है वो विधायकों के साथ, वहाँ पर पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक होगी उसमें ही वो नाम सामने आएंगे और एक तरह से जो प्रक्रिया होती है वो ही का पालन करते हुए बीजेपी दिखना चाह रही है और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो 3 नाम होंगे ये इन 3 राज्यों को, जो हिंदी हार्टलैंड एक तरह से कहा जाता है, हिंदी पट्टी के जो राज्य कहा जाता है, वही 2024 में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जो भी तैयारियां होंगी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए। जी अखिलेश, तो छत्तीसगढ़ के लिए तो अब तारीख सामने आ गई है, 10 तारीख को जो आप बता रहे हैं, रविवार को पर्यवेक्षक वहां जा रहे हैं। जी हाँ, ये 10 तारीख का फैसला हुआ है, जहां पर कि छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें जो तीनों ही ऑब्जर्वर बनाए गए, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, ये वहां पर जाएंगे, दुष्यंत कुमार गौतम, और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी जो नाम है वो यहाँ से या तो लेकर के जाएंगे या जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब उसी बैठक के दौरान उन्हें बता दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो अभी तक के आसार लग रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ओबीसी या फिर आदिवासी में से किसी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी को आदिवासियों के भी और ओबीसी के भी इस बार ज़बरदस्त वोट मिले हैं। तो इसलिए ये भी बीजेपी में मंथन चल रहा था कि क्या इसी वर्ग में किसी नुमाइंदगी देनी चाहिए या नहीं। और साथ ही ये भी संभावना खुली हुई है कि अगर जाति समीकरणों को या क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है तो ऐसे में वहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया, या जब कर्नाटक में उसकी सरकार थी तब बीजेपी ने ऐसा किया। तो वैसा ही कुछ फार्मूला छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया जो आज सुबह औपचारिक रूप से शुरू की गई थी पर्यवेक्षकों के नामों के ऐलान के साथ, रविवार को आगे बढ़ रही है और रविवार को सुबह रायपुर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ का खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो राज्य भी जो है अगले सप्ताह तक उनमें फैसला हो जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निष्कासित हुए। आज आचार समिति की सिफारिश पर लोकसभा में ध्वनिमत से उनके निष्कासन की पुष्टि की और इससे पहले करीब 1 घंटे निष्कासन के प्रस्ताव पर बहस चली। टीएमसी ने मांग की कि सदन में महुआ मोइत्रा को भी बोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने मांग नहीं मानी। मेरे विचार में निर्णय वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये क्या कर रहे हो? I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs. A first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition
and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. और महुआ के क्षेत्र कृष्णानगर में मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता, वहां से जानकारी भेजी है उन्होंने। कोई भी सांसदीय क्षेत्र के लिए सांसद बहुत ही अहम व्यक्ति होता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र का जो सवाल है, जो विषय है, जो मायने रखते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वो सारे सवाल विषय सांसद तक पहुँचाते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर इन विषयों का सारे जो प्रश्न है वो उठाए जाते हैं सांसद में। लेकिन कृष्णनगर में सांसद महुआ मोइत्रा है, उनका जो एक्सपल्शन का प्रक्रिया है वो आज सांसद में टेबल कर दिया गया है और इसमें कृष्णनगर में सांसद ना होना यहाँ के जो वोटर है वो एक चिंता है उनके लिए। तो একজন সাংসদ না থাকা একটা এলাকার জন্য কত ক্ষতিকর হতে পারে? হ্যাঁ, প্রচণ্ড ক্ষতিকর হতে পারে। আমার নিজের এলাকায় আমার বাড়ির সামনেই রাস্তা হয়নি, আমার যে বাড়ির সামনে সেই রাস্তাই হয়নি, এটা ভোট চলে গেল রাস্তা হয়নি। এখন কি বলা যাবে, আমাদের তো কিছু বলার নেই, আমরা তো নিচু লেভেলের লোক, আমরা কি বলতে পারি বলেন। থাকলে তো ভালো, কেননা কাজের ব্যাপারে হয়, কিন্তু এটা রাজনীতির চক্কর, তো রাজনীতিতে বলে সব হবে, হবে তা হবে, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত নিচু পর্যন্ত কিছুই হয় না। देखिए, सांसद नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, होगा भी, होने से तो काफ़ी हद तक काम होता है, नहीं होने तो मेरा जो इलाका है कृष्णनगर जो नदी है डिस्ट्रिक्ट जो भी है उनका ये जो मेरा जो इलाका का जो बात है तो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। आम पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो बताएगा कौन, सेंट्रल तक पहुंचाएगा कौन? यदि वो ना रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो रह के भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि हम लोग देखें कि ऐसे कुछ डेवलप हुआ है, जो कोई फ़र्क भी ज़्यादा पड़ने वाला। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक 3 राज्यों में चल रही इनकम टैक्स की रेड में अभी तक 210 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ है। ये रेड बुद्ध डिस्टिल्स और उनसे जुड़ी कंपनियों पर चल रही है। इस कंपनी के 95% जो ठिकाने हैं वो उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में हैं और जहां 3 दिनों से ये रेड चल रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, क्या डिटेल्स मिली हैं इन रेड्स के बारे में, कौन हैं ये लोग? देखिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड्स कर रही हैं और ये जो छापेमारी है ये कांग्रेस के जो राज्यसभा से एमपी हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। दरअसल जो धीरज साहू हैं वो शराब के बड़े कारोबारी हैं और देशी शराब बनाते हैं। उड़ीसा में जो उनका शराब का कारोबार है उसको लेकर वहाँ के जो ठिकाने वहाँ पर रेड चल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके ठिकानों और उनके परिवार के लोगों के यहाँ रेड चल रही है। रेड के दौरान झारखंड में उनकी जो बीट डिस्टिलरी नाम से कंपनी है उस कंपनी के ठिकानों पर रेड हुई तो वहां पर अलमारियों से करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये पैसे जो है 100 रुपए और 500 के नोट हैं। पैसे इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनने के लिए जो मशीनें मंगाई थी उन मशीनों में भी खराबी आ गई है और अब दूसरी मशीनों को मंगाया जा रहा है जिससे कि नोटों की काउंटिंग हो पाए। अभी तक की काउंटिंग में 200 करोड़ रुपए निकले हैं और ये सारे पैसे 165 जो बैग्स हैं उनमें भरे गए हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है और अभी ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन तक और ये रेड चलेंगी और ये काउंटिंग होगी तो इसके बाद जो पैसों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी करीब 210 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं उनके करीब 40 अधिकारी हैं जो इस रेड में शामिल हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि इतना सारा पैसा जो कैश में रखा हुआ है ये पैसा ये कहां से आया, क्या ये पैसा कारोबार का है या फिर ये पूरी ब्लैक मनी है, क्योंकि इतना सारा कैश रखना अलाउ नहीं है और इसीलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बड़े बड़े बैग्स मंगाए हैं। 157 बैग अभी तक आ चुके हैं जिनमें ये पैसा भरा गया है और अभी कुछ और बैग्स मंगाए गए हैं। साथ में जो काउंटिंग मशीनें हैं, नोट गिनने वाली मशीनें हैं, उन मशीनों को भी और मंगाया जा रहा है जिससे कि सभी नोट गिने जा सकें।
तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो धीरज साहू, उनके रिश्तेदारों और उनके जानकारों के ठिकानों पर रेड कर रही है। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, उन दस्तावेजों की जांच जारी है। तो फिलहाल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अगले 1-2 दिन में इस मामले को लेकर अपनी ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है वो जारी करेगा, क्योंकि अभी जो नोटों की गिनती है और छापेमारी है वो ऑन गोइंग है। जी बिल्कुल मुकेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्याज से जुड़ी भी आपको खबर देंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक लगी रोक के अचानक ऐलान के साथ ही सबसे बड़ी मंडी नासिक के किसान सड़कों पर उतर आए हैं, रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी मंडियों में नीलामी रुक गई है। ऐसे फैसलों से प्याज व्यापारियों को हो रहे नुकसान का असर किसानों को झेलना पड़ रहा है। उनके प्याज की कीमतें करीब 40% तक घट गई हैं। एक रिपोर्ट। किसान फिर सड़कों पर हैं। अचानक प्याज निर्यात पर लगी रोक से किसान गुस्से में हैं। तस्वीरें भारत की सबसे बड़ी मंडी नासिक की हैं। चांदवड़ मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। निर्यात पर रोक के पहले तक 25 से 45 रुपए किलो भाव किसानों को मिल रहा था, जो ऐलान के बाद घटकर करीब 15 से 30 रुपए हो गया है। किसान कहते हैं कि 4 महीने पहले लगे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से उनके प्याज का भाव कम हुआ और अब एक्सपोर्ट पर रोक से और करीब 40% कीमतें घट गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए कल ही एक फैसला लिया है कि 31 मार्च तक जो प्याज की जो निर्यात बंदी है वो लागू होगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो पिछले कुछ दिनों पहले जो प्याज का जो दाम था वो 4000 से लेकर 5000 रुपए तक था। तो इस एक निर्णय की वजह से उसमें गिरावट आकर 2000 से 3000 रुपए तक हो गया है। तो इससे किसान का जो मुनाफा है वो तो छोड़ दीजिए, जो किसान ने लागत की है वो भी निकलना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। फैसला आते ही नासिक की बड़ी मंडियों में प्याज की नीलामी रुकी, हालांकि कुछ मंडियों में जारी रही। हमेशा उनका जो निर्णय है एट ए टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने व्यापारी को उसकी कुछ कल्पना देनी चाहिए और उसके साथ बातचीत होने के बाद अगर वो कर लेते हैं तो व्यापारी और किसान दोनों का भारी नुकसान हो नहीं सकता है। व्यापारी कहते हैं कि सरकार को फैसला सुनाने से कुछ हफ्ते पहले जानकारी देनी चाहिए थी। हर टाइम व्यापारी लोगों ने स्ट्राइक करके कि भाई आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपका हक है, आप निर्णय ले सकते हैं, मगर कम से कम उनको 8 से 10 दिन का अवधि देना जरूरी है। इसमें जो लॉस होता है बहुत बड़ा, उसमें से व्यापारी किसान सब बच सकते हैं। प्याज निर्यात पर रोक से ग्राहकों को जहां राहत की उम्मीद है, तो वहीं व्यापारियों को हो रहे नुकसान का असर किसानों पर दिखता है। अब हल निकालने के लिए व्यापारियों की बैठकों का दौर फिर चल पड़ा है। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 से 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग जो है वो जो बर्थडे कैंडल बनाने वाली कंपनी में लगी है, की फैक्ट्री में लगी है। दुखद है किस तरह से 6 लोगों की जान चली गई और 6 से 7 लोग इसमें जख्मी भी हुए आग में। उधर उत्तर प्रदेश में मऊ के घोसी में हल्दी की रस्म के दौरान दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक बच्ची और 3 महिलाओं की मौत हो गई। 16 लोग बताया जा रहा है अब जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
उधर बेंगलुरु के पार्वती नगर इलाके में एक मोबाइल टावर गिर गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा टल गया है। एक मकान को जेसीबी से गिराने के दौरान ये हादसा हो गया। घर में मौजूद सभी 11 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।